रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी क्लिनिक में मैं हूं आपकी होस्ट अना यूसुफ। उम्मीद है आपका रोज़ा अच्छा गुजरा होगा और अफ्तारी की तैयारी भी आप कर रहे होंगे। लेकिन आज अफ्तारी के साथ साथ आपने हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखना है, और वो इसलिए देखना है कि आज स्पेशली हमारा प्रोग्राम जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि परेशान रहते हैं हेयर फॉल की वजह से, और जो चाहते हैं कि उनके बाल जो हैं वो खूबसूरत और घने होने चाहिए। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूँ कि आज जो टाइम है, हमारी हर नौजवान नस्ल के अलावा बच्चे, बूढ़े, जवान सभी चाहते हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हों। और एक बहुत कॉमन मसला है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। उनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए, प्रोग्राम में शामिल हों, अपना सवाल शामिल करें। हमारा नंबर है 033312111418। इस पर आप कॉल करें और जो भी कुछ आप पूछना चाह रहे हैं आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चल रहा है? बिल्कुल ठीक। रमज़ान का महीना है, रोज़े आपके कैसे जा रहे हैं? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत कॉमन चीज़ है, बाल लोगों के बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। एक टाइम था कि सिर्फ देखा जाता था कि एक स्पेसिफिक एज में जाके ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि हमारी जो यंग जनरेशन जितनी है उसको भी इस प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो क्या वजूहत हैं इसकी? देखें, मेल्स और फीमेल्स में बेसिकली फ़र्क रीजंस हैं। मेल्स के अंदर तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है आपकी जेनेटिक्स का, आपकी फैमिली हिस्ट्री का, जो कि फीमेल्स में नहीं होता। तो मेल्स में पहले ये होता था कि जेनेटिक हिस्ट्री अगर हो भी तो लेटर एज में बाल गिरना शुरू होते थे 40s में। अब ये है कि टीन एज में भी शुरू हो गए हैं। तो उसमें जो आपकी जेनेटिक डिजीज़ का जो ऑनसेट है वो जल्दी हो गया है, ऑल्दो कि जेनेटिक डिजीज़ तो ऑलरेडी थी और लेटर एज में आनी थी। तो उसका जो रीज़न है वो मल्टीपल कॉजेज़ हैं। आपका इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन है, जंक फूड है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ स्लीप है, जिस तरह की हैबिट्स हैं आजकल, अनहेल्दी हैबिट्स ओवरऑल। क्योंकि डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि जेनेटिकली भी ये चीज़ मैटर करती है, तो क्या इसकी प्रिवेंशन के लिए, पहले से इसको रोकने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम करके इससे बच सकते हैं? हाँ, देखिए, इसमें जो मेल्स के अंदर हेयर लॉस हो रहा है और जिनकी फैमिलीज़ में, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं ना कहीं या मामू में या उनके फादर की साइड पे अगर कहीं हेयर लॉस है, तो उसको वो प्रिवेंट, अब कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं जो टाइमली अगर स्टार्ट कर लें तो वो डिले कर सकती हैं उसको। अच्छा, ठीक है। उसमें कुछ स्प्रेज हैं, कुछ ओरल टेबलेट्स हैं जो जेनेटिक हिस्ट्री वाले लोगों को भी हेल्प करती हैं टू सर्टन एक्सटेंट। 100% नहीं, बट एटलीस्ट अगर यंग एज में शुरू हो गया है और 1-2 साल में उसने बिल्कुल उसके बाल ख़त्म हो जाने हैं, तो वो उसको डिले कर सकता है टिल 10 ईयर्स 15 ईयर्स, अगर वो मेडिसिन यूज़ करता रहे और टाइमली स्टार्ट कर ले। बट ऐसी मेडिसिन या ऐसा कोई ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है कि बाल दोबारा वापस आ जाए। अच्छा, स्लो डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है, और हेल्थ बेहतर कर सकते हैं। अपने हेयर लॉस के प्रोसेस को, अगर वो बॉल्डनेस में कन्वर्ट हो रहा है 1 साल 2 साल में, आप उसको डिले करके 5 साल 10 साल तक लेके जा सकते हैं। सही, यानी कि यंग एज से निकल सकते हैं आपके वो। अच्छा, तो फीमेल वाली साइड पे इसका क्या? फीमेल के अंदर क्योंकि जेनेटिक हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस नहीं होता इतना ज़्यादा, तो उसमें अगर हेयर लॉस हो रहा है तो वो तो बहुत टाइमली उसको मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। और उसका अगर विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप ट्रीटमेंट सीख करते हैं या मेडिकल एडवाइस सीख करते हैं तो ट्रीटेबल भी है। और उसके स्पेसिफिक कॉजेज हैं। जिस तरह फीमेल्स में सबसे कॉमन कॉज हमारे इस एनवायरनमेंट में, पाकिस्तान की रीजन में, आयरन डेफिशिएंसी बहुत अनडायग्नोज्ड है। फेरेटिन लेवल लोग चेक ही नहीं करते, और मोस्टली 99-90% फीमेल्स में फेरेटिन बिलो सर्वाइवल लेवल है, यानी कि वो उसके आपका बालों का सर्वाइवल नहीं होता उस लेवल पे। तो हेल्दी हेयर के लिए फेरेटिन जो है कम से कम 70+ होना चाहिए। सही। और मोस्टली हमने जो देखा है, जो भी हेयर लॉस वाली फीमेल्स हमारे पास आती हैं, 5-10 तक गया होता है उनका फेरेटिन, और चेक भी नहीं किसी ने कराया होता। सही। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि जहां आपका हेयर लॉस एबनॉर्मल शुरू हो, फीमेल्स को फौरन अपना फेरेटिन लेवल चेक करना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स में सेकंड मेन कॉज है। तो जिसका भी प्रोलैक्टिन रेज हो रहा हो, प्रोलैक्टिन से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। जर्नल हार्मोनल इम्बैलेंस हो, पीसीओ एक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, उसमें हेयर लॉस बहुत होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ खवातीन को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा इशू होता है, उनके बाल जो हैं वो बिल्कुल गिरना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और सप्लीमेंटेशन जरूर होनी चाहिए। जिस तरह फोलिक एसिड तो हर गायनेकोलॉजिस्ट देता है, उसके साथ आयरन सप्लीमेंट्स, और इस तरह की अगर कोई उसको फीमेल को पहले से कोई मेल नरिशमेंट है तो वो बिफोर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करके एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लें और डाइट को बेहतर करें। ठीक है। एक हेयर लॉस होता है
इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, जिसको पोस्टपार्टम हेयर लॉस कहते हैं। वो नॉर्मली तो अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं है तो वो रिकवर कर जाता है कुछ अरसे में, बट अगर किसी को ये फील हो कि वो हेयर लॉस हुआ है बहुत ज्यादा और रिकवर नहीं कर रहा, तो वो इमीडिएट उसमें भी मेडिकल एडवाइस सीख करनी चाहिए, क्योंकि वो क्रॉनिक हो सकता है और फिर परमानेंट हेयर लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। सही। तो फीमेल्स में तो ये कि द मोमेंट आपको फील हो कि जरा सा नॉर्मल हेयर लॉस हो रहा है तो इमीडिएटली आपको मेडिकल एडवाइस सीख करें और बेसिक ब्लड लैब्स जो है वो जरूर चेक कर लें कि आपको आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो विटामिन डी से भी हेयर लॉस होता है, फेरेटिन से भी होता है, प्रोलैक्टिन लेवल्स ज़्यादा हो जाएं उनसे हेयर लॉस होता है। तो ये 3 लेवल्स फीमेल्स के जो हैं वो इमीडिएटली चेक होने चाहिए अगर कोई भी एबनॉर्मल और एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा के लिए हेयर लॉस हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी बहुत ज़्यादा इशू देखने में आती है, जब भी वेदर चेंज होता है, आप जगह चेंज करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। उसकी क्या वजूहत होती है? कुछ लोगों का ये कहना होता है कि उन्होंने जगह चेंज किया तो पानी उनको सूट नहीं किया, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। सीजनल हेयर लॉस तो कुछ होता है, इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं टेलोजन एफ्लुएम शॉक लॉस, ड्यू टू सर्टेन लाइफस्टाइल चेंजेस या वेदर चेंजेस। उसमें ये टेलोजन में कुछ लोगों को टेलोजन होता है, शॉक लॉस होता है और वो मोस्टली रिकवर कर जाता है। ठीक है, अगेन अगर वो एक सर्टेन टाइम तक हो रहा है और विद इन टाइम वो आपका ठीक हो गया है, आपको लग रहा है कि अब कम हो गया है तो ठीक है, लेकिन अगर 1-2 महीने 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो फिर आपको अगेन ट्रीटमेंट और मेडिकल एडवाइस सीख करनी चाहिए। शॉक लॉस नॉर्मली पानी की वजह से जो होता है वो ऐसी जगह कंट्रीज जहाँ पे केमिकली ट्रीटेड वाटर आ रहा है, सी वाटर को ट्रीट करके ला रहे हैं, जिस तरह मिडिल ईस्ट है, यूके है, वहाँ पे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है कि टैप वाटर से हम रिकमेंड करते हैं कि बाल ना वॉश करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लोरीन केमिकल्स और उसको केमिकली प्रोसेस करके लाया होता है। तो उसमें बेहतर है कि आप ड्रिंकिंग मिनरल वाटर से। तो अगर आप हमारे यहाँ बात करें, हमारे यहाँ तो पानी ही साफ नहीं आता बहुत से इलाकों में। कराची में प्रॉब्लम है, बिल्कुल। पंजाब इज मच बेटर, यहाँ पे पानी की वजह से हेयर लॉस इतना नहीं है। कुछ रीजंस हैं, फैसलाबाद में है प्रॉब्लम, लाहौर में एटलीस्ट नहीं है। लाहौर का टैप वाटर इज नॉट अनहेल्दी एटलीस्ट फॉर हेयर, लेकिन मिडिल ईस्ट और यूके में तो बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ तो आप जाएं तो उनका, क्योंकि वो केमिकल्स हैं, वो आपकी रूट्स को काफ़ी इफेक्ट करता है, क्लोरीन स्पेशली। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़वातीन में एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हेयर कलर कराना, और फिर उसके बाद हेयर कलर के बाद हम उस तरह से बालों को मेंटेन अपने नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा उनकी वीक हो जाते हैं। आप ब्रश करें तो आपके बाल टूट रहे होते हैं। तो अगर आप हेयर कलर वगैरह करा रहे हैं, उसके साथ साथ आपको प्रोटेक्शन क्या लेनी पड़ती है? देखिए, हेयर कलर अगर बहुत फ्रीक्वेंटली कोई करा रहा है तो उसको तो एक तो कलर की क्वालिटी जो है, ब्रांड अच्छा होना चाहिए। आजकल तो रिकमेंडेड है अमोनिया फ्री हेयर कलर्स होने चाहिए, वैसे भी आपके रूट्स के लिए भी। तो अमोनिया फ्री हेयर कलर हो और प्लस कंडीशनर्स फिर मस्ट हो जाते हैं आफ्टर कलरिंग। हर शैम्पू के बाद शैम्पू भी आप मॉइस्चराइजिंग यूज करें, स्पेसिफिकली जो सॉफ्ट शैम्पूज हों, और इमीडिएटली आफ्टर शैम्पू कंडीशनर मस्ट है। कंडीशनर के बगैर डाइड हेयर जो है वो नहीं रहने चाहिए। और अब तो डेफिनेटली शैम्पूज और कंडीशनर जो हैं वो कलर ट्रीटेड हेयर के लिए स्पेशल आने शुरू हो गए। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे हेयर डाई करते हैं तो फिर आपको कलर ट्रीटेड हेयर्स के लिए जो शैम्पूज एंड कंडीशनर्स हैं वो यूज करने चाहिए, सही, क्योंकि वो स्पेशल उनके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी बहुत इशू है कि हम मार्केट में जाएं तो मार्केट भरी हुई है शैम्पू की वैरायटी से, कंडीशनर की वैरायटी से। तो मेरे ख्याल से कोई आम अगर जा रहा है सारिफ कोई चीज़ लेने, तो उसकी तो समझ से बाहर है कि वो कौन सी शैम्पू यूज़ करे और कौन सा। शैम्पू के मामले में ये है कि जिनको ज़रा सा भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम है वो कमर्शियल शैम्पूज तो भी रिकमेंड क्यों ना करें, क्योंकि कमर्शियल शैम्पूज में एक फोमिंग एजेंट आता है जिससे झाग बनती है, उसको SLS कहते हैं, सोडियम लॉरेल सल्फेट। वो इट्स अ पॉइजन फॉर हेयर फॉलिकल्स। अच्छा। और ये मोस्ट ऑफ द शैम्पूज में है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाहर यूरोप में, अमेरिका में अब ट्रेंड आ गया है, पीपल आर अवेयर ऑफ इट, कंज्यूमर एसोसिएशंस ने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके किचन के जो यूटेंसिल्स होने के होते हैं उसके अंदर भी यही होता है। अच्छा। तो इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो इसलिए आजकल तो रिकमेंडेड है कि ऑर्गेनिक शैम्पूज हो, केमिकल फ्री, SLS ना हो, सिलिकॉन ना हो, पैराबेन ना हो, ठीक है, केमिकल ट्रैकोल्सन होता है वो ना हो। तो अब यहाँ पे भी कुछ अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं तो वो अलग काउंटर मेंटेन कर रहे हैं ऑर्गेनिक शैम्पू। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप जो ये शैम्पू बता रहे हैं, ये शैम्पू क्या बाजार में अवेलेबल हैं? जी, हर जगह नहीं मिलता, बट अच्छे स्टोर्स जिस तरह आपके बड़े हर सिटी में स्टोर्स होते हैं उनके पास हैं शैम्पूज इम्पोर्ट हैं, क्योंकि डिमांड क्रिएट हो गई है। एक सर्टन सेगमेंट सोसाइटी का है जो अवेयर हो गया है इस बारे में, ठीक है, जिनको बाहर इंटरनेट पे एक्सपोजर है, लोग चेक करते हैं, तो ये अवेयरनेस है कि अब ये केमिकल शैम्पू में नहीं होने चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, हमने शैम्पू के हवाले से बात की, अब हम बात करेंगे ऑयल के हवाले से। घरों में भी ऑयल बनाए जाते हैं, डिटेल इसमें बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। मेहरबान। जी,
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। और अगर आपके बाल गिर रहे हैं या फिर आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं तो आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर है 033312111418। इस पर आप कॉल करके जो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, बालों से रिलेटेड आपका जो भी मसला है आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत ज़्यादा इशू जो देखने में आता है, मेल फीमेल इक्वली देखा जाता है, डेंड्रफ बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं? डेंड्रफ के दो रीजंस हैं। एक तो इन्फीरियर शैम्पू, कंडीशनर्स, प्रोडक्ट्स, जेल्स, इस तरह के केमिकल्स उनका इस्तेमाल, प्लस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी से डेंड्रफ कुछ लोगों में होता है। इंटरनल मेल नरिशमेंट हो, आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन प्रॉपर ना हो, उससे भी डेंड्रफ होता है। प्लस सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे है, बहुत हार्श शैम्पूज यूज़ करने से नॉर्मली और डॉक्टर साहब कुछ लोगों को तो डेंड्रफ इस कदर ज़्यादा होती है कि उनकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। जी, डेंड्रफ में कंडीशंस हैं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक कंडीशन है, फिर उससे ज़्यादा आगे एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो आप ये चीज़ें, फिर कई लोग डेंड्रफ समझ रहे होते हैं लेकिन वो डेंड्रफ होता नहीं, वो स्किन कंडीशन होती है, स्किन डिजीज़ होती है। तो उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा आपको लग रहा है कि वो डेंड्रफ लग रहा है लेकिन वो ट्रीट नहीं हो रहा, आपने उसको एक सर्टन एंटी डेंड्रफ शैम्पू से ट्रीट करने की कोशिश की है, या जिंक सप्लीमेंट्स इनिशियली लेके देखें। जिंक का जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी होती है उनको डेंड्रफ बहुत क्रॉनिक हो जाता है। तो बट अगर फिर भी ट्रीट ना हो तो ये कंडीशंस होती हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये स्पेशल फिर स्किन स्पेशलिस्ट की इसके अंदर आपको ट्रीटमेंट की है, उसकी हेल्प की ज़रूरत है। सही। डॉक्टर साहब, हमने डेंड्रफ की बात की तो जो सबसे पहले एक आम आदमी जो कि घर में बैठा है, ख़वातीन मर्द, उनको तो सबसे पहले बात समझ आती है डेंड्रफ का हल ऑयलिंग करना शुरू कर देते हैं। और ऑयलिंग भी इस तरह से हमारे यहाँ की जाती है कि प्रॉपर तरीकाकार ऑयलिंग का नहीं है। ऑयल आप देख लें तो वो हमारे ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उससे भी मसाइल। ऑयलिंग में दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं जो लोगों को ख्याल करना चाहिए। एक तो ये कि जो कमर्शियल ऑयल्स हैं, जिस तरह ब्रांडेड हैं, आपको ब्रांडेड ऑयल मिलते हैं, वो प्योर ऑयल्स नहीं है, उनमें बहुत कम ऑयल होता है जो प्योर ऑयल होता है वो, ठीक है। तो अगर ऑयल इस्तेमाल करना है तो ये कि वो 100% प्योर खालिस होना चाहिए। उसमें बेस्ट ये है कि हमारी देसी तेल या आप खुद निकलवाएं जाके। सही। एटलीस्ट पाकिस्तान में तो फैसिलिटीज अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इमरान नाम है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान, बताइएगा क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे बाल बहुत गिरे हैं तो इसके बारे में क्या बताएंगे? मुझे काफी मेडिसिन मिलती है मगर उससे कोई हेल्प नहीं हुआ। सही। आप अपना सवाल रिपीट करेंगे या डॉक्टर साहब आपको सवाल जो है वो एज इनकी पता चल एज आप अपनी बता दीजिएगा। कॉल ड्रॉप हो गई है शायद। देखिए, अगर तो इनकी फैमिली हिस्ट्री है तो फिर तो जिस तरह होता है कि एक दो मेडिकेशंस हैं, मिनॉक्सिडिल स्प्रे आता है, वो ये लगाना शुरू कर सकते हैं। वो वापस तो 100% नहीं लेगा बल एटलीस्ट, लेकिन इनको एक टाइम बाय कर देगा। जो अगर ये 1 साल 2 साल में इनके खत्म होने की तरफ जा रहे हैं तो इनको 5-7 साल तक वो डिले कर देगा। तो मिनॉक्सिडिल स्प्रे एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है द मोमेंट के उसके बाल गिरने शुरू हो, मेल्स में। सही। और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 100% तो ये नहीं रोक सकेंगे उसे। अल्टीमेट सोल्यूशन फिर यही होगा कि एक सर्टेन टाइम तक वो डिले कर लें, और जब बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होना शुरू हो जाए फिर उसमें तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह की चीज़ें, इस तरह के रेस्टोरेटिव प्रोसीजर्स फिर चाहिए होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ऑयलिंग की बात कर रहे थे तो कुछ लोग जो हैं वो घर में ऑयल बना रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल को मिक्स करके ऑयल बना के वो बालों में लगाया जा रहा होता है। ठीक है, ऑयल अगर तो प्योर ऑयल है, जिस तरह आंवला है, सरसों का है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल्स हैं, अगर ये प्योर फॉर्म में है तो ये आपकी हेयर हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दे आर गुड हेयर कंडीशनर्स, ठीक है, लेकिन जेनेटिक बॉल्डनेस में इनका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके बाल रूखे हैं, लंबे नहीं होते, ड्राई हैं, उनका टेक्सचर अच्छा नहीं है, शाइन कम है, तो इन चीज़ों को आप ऑयलिंग से हेल्प कर सकते हैं। बट ऑयल लगाने का भी एक तरीका है जो हमारे एक ट्रेंड बना हुआ है कि बहुत विग्रस किस्म की रगड़ के मसाज करना, वो बालों के लिए बहुत अनहेल्दी है। आप जब भी ऑयल लगाएं और अगर मसाज करनी भी है तो बहुत लगा के हल्का सा सॉफ्टली उसको रब करें कि फ्रिक्शन ना आए। ठीक है, जो बिल्कुल वो तेल मसाज प्रोफेशनल्स की तरह वो बहुत अनहेल्दी है, उससे बाल पुल होते हैं, टगिंग होती है, ट्रैक्शन एलोपेशिया कई लोगों का इतनी फ्रीक्वेंट जो हर रोज मसाज कराते हैं उठ के और उस तरह की रगड़ वाली मसाज कराएं तो उनके अंदर एक बेसिकली गंजेपन की फॉर्म है। नॉर्मली हम ये भी देखते हैं शावर लेने के बाद लोग जो हैं वो बहुत जोर जोर से बालों को जो है वो ड्राई कर रहे होते हैं। इसी तरह टॉवल ड्राई आफ्टर शावर ब्लॉटिंग होनी चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त बाल नरम हुए होते हैं, गीले बाल बहुत फ्रेजाइल होते हैं, तो उस वक्त उनको सिर्फ ब्लॉट करना चाहिए। इसी तरह हेयर ड्रायर जो है वो बहुत हॉट पे नहीं करना चाहिए और दूर रख के करना चाहिए, हीट रूट्स को डैमेज करती है। और ये सारी प्रिकॉशंस हैं जो
उन लोगों को भी डैमेज कर सकती हैं जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर वो इन चीज़ों के अंदर ख्याल नहीं करेंगे तो उनके अंदर भी हेयर लॉस हो सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ देखी जा रही है वो दोबारा से मैं कहूँगी यंग जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, वाइट हेयर्स जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट आ रहे हैं। जी, प्रीमेच्योर वाइटनिंग जो है, अगर फैमिली हिस्ट्री में प्रीमेच्योर वाइटनिंग नहीं है तो दैट इज बिकॉज ऑफ मेल नरिशमेंट। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से प्रीमेच्योर वाइटनिंग यंग कुछ एज। लोग ये भी कहते हैं कि शायद आपके दिमागी कमजोरी की वजह से ऐसा है। हाँ, बेसिकली वो स्ट्रेस ही है ना, अगर दिमागी कमजोरी है तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से आपका बी कॉम्प्लेक्स बहुत जल्दी डेफिशिएंट हो जाती है बॉडी। अच्छा। जो भी हाई स्ट्रेस जॉब्स हैं, हाई स्ट्रेस रूटीन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेट नाइट वर्किंग्स हैं या बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क इन्वॉल्व है, तो वो बेसिकली एक किस्म का स्ट्रेस है, और स्ट्रेस आपकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बॉडी के स्टोर्स डिप्लीट करते हैं। तो ऐसे सब लोगों को विटामिन हाई पोटेंसी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेनी चाहिए अगर उनको प्रीमेच्योर वाइटनिंग की कंप्लेंट है। जिंक की डेफिशिएंसी से प्रीमेच्योर वाइटनिंग हो जाती है। अच्छा। तो जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, मेल्स में भी आयरन कम हो सकता है इस तरह के लोगों में, कई लोगों की डाइट में आयरन नहीं होता तो उनमें भी प्रीमेच्योर वाइटनिंग आ सकती है। सही। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, निगत है हमारे साथ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम निगत, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे एक्चुअली पूछना था, मेरे हस्बैंड की एज 50 इयर्स है, तो उनके बाल जो है वो 2-3 जगह से बिल्कुल लॉस हो गए, बिल्कुल ही गैप आ गया, 3-4 जगह से बिल्कुल बाल झड़ गया। इसके बारे में बता दो कि उसके बारे में क्या करें। सही सही। निगत, आप हमारे साथ रहेगा, डॉक्टर साहब ऑन एयर आपके सवाल का जवाब देंगे। जिस तरह ने बताइए कि 50 एज है तो उस एज में ट्रीटमेंट तो एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि हेयर लॉस क्रॉनिक हो जाता है। तो इस इतना ज़्यादा जब हेयर लॉस हो जाए फिर उसमें रेस्टोरेटिव प्रोसीजर्स ही काम कर सकते हैं, जिस तरह हेयर ट्रांसप्लांट है, हेयर रिप्लेसमेंट्स हैं। तो बेसिकली इनको बाल लगवाने वाला ऑप्शन सूट करेगा। हेयर ट्रीटमेंट्स या मेडिकल जो सॉल्यूशंस मैं यंग एज के लिए बता रहा हूँ, इस एज में इतने काम नहीं करेंगे। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि उन्होंने बाल झड़ की बात की है, तो बहुत ज़्यादा यंग एज में भी बाल झड़ हो जाता है, तो क्या उसमें पॉसिबल है कि आप दवाइयों से, ट्रीटमेंट से इसको कवर कर सकते हैं? बाल झड़ जो है उसको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। ठीक है। एलोपेशिया एरियाटा के ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें टॉपिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं। तो वो उसमें आइडियल ये है कि अगर आपको लगे कि वो पैचेस में हेयर लॉस बन रहे हैं, गोल गोल पैचेस बन रहे हैं और वो फैल रहे हैं, तो वो बेसिकली एलोपेशिया एरियाटा है और उसके लिए स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। सही क्योंकि ये स्किन डिसऑर्डर है एलोपेशिया एरियाटा। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, ख़वातीन को ख़ास तौर पर बहुत शौक़ होता है कि उनके बाल घने, लंबे, खूबसूरत हों, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह का शैम्पू यूज़ करना चाहिए? किस तरह से बालों को वॉश कितनी देर बाद करना चाहिए? क्या उनको रूटीन में ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, अपनी रूटीन का हिस्सा बनानी चाहिए जिससे बालों की ग्रोथ भी हो और बाल खूबसूरत भी लगे? जी देखें, सबसे पहले तो इंटरनल मैनेजमेंट है इसकी हेयर की, क्योंकि स्किन, हेयर और नेल्स ये आपकी इंटरनल हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं बेसिकली। तो अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, नेल्स में प्रॉब्लम है, हेयर में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी दैट मीन्स इंटरनल हेल्थ आपकी सही नहीं है। इंटरनल हेल्थ में मेन चीज़ आपकी न्यूट्रिशन आ जाती है। न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें, हेल्दी ऑर्गेनिक डाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फ्रेश जूसेस, सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं उनका इंटेक, और जंक फूड बिल्कुल मिनिमल यूज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत मुश्किल है, रिफाइंड शुगर्स, आजकल तो जंक फूड के बगैर नहीं रह सकते। इसीलिए सब कुछ जल्दी हो रहा है यंग एज में, जिस तरह टीन्स में अब हेयर लॉस हो रहा है, तो जंक फूड में आपके जो हैं बर्गर्स और ये और इस तरह की चीजें। फिर फीमेल्स में जो अनहेल्दी है वो चिकन का इस्तेमाल, जो आपका ये फार्म का चिकन है जो, तो दैट इज वेरी अनहेल्दी, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से। तो जंक फूड एंड इसकी कमी और हेल्दी हैबिट्स को अप्लाई करना सबसे पहली चीज़ तो ये है। सेकंड में फिर टॉपिकल ट्रीटमेंट्स आते हैं, उसमें कोई अच्छा ऑयल, प्योर ऑयल, जिसमें कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आंवला का प्योर ऑयल। डॉक्टर साहब, हार्मोनल चेंज होते हैं और इससे किस तरह से हमारे जो हेयर्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक हमारे साथ कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे आप? जी वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका और आप क्या पूछना चाहेंगे? मैंने पूछना है कि ये जो है ना डॉक्टर से ये पूछना था कि नहाने के थोड़ी बाद ऑयल लगाना चाहिए सर, मस्टर्ड ऑयल हुआ। सही, ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जी, ऑयलिंग का बेस्ट जो टाइम है वो ये है कि ओवरनाइट एप्लीकेशन करें आप, रात को सोने से पहले बाल ड्राई करके, वॉश करने हैं अगर आपने शैम्पू करें, लेकिन ड्राई हो जाए बिल्कुल, टॉवल से ब्लॉट करके ड्राई हेयर में फिर रूट्स में ऑयल लगाएं और बहुत सॉफ्टली रब करें। मसाज या रगड़ना नहीं है उसको, जो तेल मालिश जैसे कहते हैं रगड़ रगड़ के करने वाली, और फिर छोड़ दें उसको और सुबह को उठ के आप शैम्पू से वॉश कर लें। सही, ठीक है। या फिर अगर आप ओवरनाइट नहीं लगाना चाहते या नहीं लगा सकते तो
2 घंटे 3 घंटे की एप्लीकेशन करके वॉश कर लें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि इन्होंने कॉलर ने पूछा, दूसरा एक ये भी चीज़ अब बहुत हमारे जो यंग बॉयज़ हैं जिन्हें आजकल बहुत बाल मुख्तलिफ किस्म के बनाने का शौक है, तो वो जैसे ही बाल वॉश किए जेल वगैरह अप्लाई करना शुरू कर दी, स्प्रे बालों पे बहुत ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर दिया, ये क्या ठीक रहता है? देखिए स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जो हैं अगर तो एक लिमिटेड यूज में हो और उनको लगाने का तरीका सही हो, कि वो हेयर फाइबर पे आप लगा सकते हैं, हेयर सही। शाफ्ट पे लगाएं, लेकिन होता ये है कि लोग जेल हाथ में भर के पूरा तेल की तरह बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। नीचे तक स्किन तक Roots जाता है, तक लगा रहे हाँ, होते हैं। पूरा उसको फिर बिल्कुल। हाथ से बल्कि स्प्रेड करते हैं नीचे बिल्कुल। तक। तो जेल और हेयर स्प्रे और हर एनी स्टाइलिंग केमिकल प्रोडक्ट अगर वो आपकी स्किन पे जाएगी वो आपके बालों को डैमेज करेगी। सही सही। एक कॉलर हमारे साथ हैं, काशिफ जी। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि मैंने बाल जमे हैं और वो व्हाइट और ब्लैक है, और मैंने ब्लैक करने हैं, उसके बारे में कोई ऑयल बताएंगे? मैंने काफी ऑयल लगाए हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सही सही। आप हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर साहब ऑन एयर आपके सवाल का जवाब दें। देखिए अगर तो एक दफ़ा वाइटनिंग हो चुकी है और एज भी आपकी 40s में है, तो फिर तो आप रिवर्स तो नहीं कर सकते, बिल्कुल। वाइटनिंग को रिवर्स नहीं कर सकते, बट हाँ स्लो डाउन कर सकते हैं अगर डॉक्टर साहब, premature इनका शुरू हुई जो कॉन्सेप्ट है कि ऑयल से बाल ब्लैक हो सकते हैं, बहुत से ऑयल मार्केट में ऐसे आए हैं, एडवर्टाइजिंग ऐसी दी हाँ, जा रही नहीं। है, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, तो लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है कि ये चीज़ें जो हैं ये इस्तेमाल करेंगे बाल ब्लैक हो जाएंगे, बाल। नहीं, दोबारा अगर आपकी वाइटनिंग एक दफ़ा इवॉल्व हो चुकी है और 50-60% बाल वाइट हो चुके हैं तो रिवर्स करना तो बहुत मुश्किल ठीक है। ठीक है। प्री मेच्योर वाइटनिंग में आप रोक सकते हैं, अगर रोक देंगे और आपकी एज अभी यंग है तो जो आपके प्री मेच्योर वाइट हुए हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, बिल्कुल, वो रिवर्स हो सकते हैं। सही। लेकिन मेच्योर एज में लेट 30s मिड अर्ली 40s में अगर आपके वाइट हैं उसमें बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन अभी एक मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, आप देखते रहिए सिटी 42। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन अगर आप अपने बालों से मुतल्लिक परेशान हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0333-1211-418। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारी हमने बातें की हैं, शैम्पू, ऑयल, डेंड्रफ। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी हेयर ट्रांसप्लांट जो लोग करवाते हैं, किस लेवल पे आप जाके समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है और उसके लिए आप सजेस्ट क्या करते हैं? जी, हेयर ट्रांसप्लांट एक लास्ट सोल्यूशन है कि किसी के बाल इतने ज़्यादा गिर गए हैं कि स्किन विजिबल हो गई है बिल्कुल, और अब उसका वो गंजापन नज़र आ रहा है, जैसे उसकी लुक ख़राब हो रही है और वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर फाइनल सोल्यूशन हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट का रह जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है, सुन करके होता है बिल्कुल, और अब सिंपल सर्जरी है कोई अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगी इसमें भी टाइप्स हैं, मतलब आप क्योंकि कुछ हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे होते हैं जिसमें ये भी कहा जाता है कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आपके बाल जो हैं वो ग्रो होंगे आराम आराम से जी, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल स्टैटिक होते हैं। बिल्कुल। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली एक तो सर्जरी है, सर्जिकल प्रोसेस जिसको फॉलिकुलर हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं, और एक हेयर रिप्लेसमेंट सिस्टम्स हैं, ठीक, वो नॉन सर्जिकल हैं, यानी कि किसी के बाल इतने ज़्यादा गिर गए हों कि वो हेयर ट्रांसप्लांट से भी ना हो सके, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में आप सिर्फ पेशेंट के अपने बाल ले सकते हैं। अगर उसका एरिया इतना ज़्यादा है कि उसका अपना डोनर एरिया इतना नहीं है और वो एरिया बहुत ज़्यादा है तो फिर उसमें हेयर ट्रांसप्लांट उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा एरिया कवर नहीं होगा, घनापन उतना अचीव नहीं होगा, तो वो मेंटल सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं होगी। तो उसमें फिर बेहतर ये है कि नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट जो है वो उसमें बाल ग्रो नहीं करते और वो आपके अपने बाल नहीं होते, वो प्रोसेस्ड हेयर होते हैं और वो आप सॉर्ट ऑफ आपकी स्किन के ऊपर एक सिंथेटिक स्किन, परमिएबल स्किन जो है वो होती है फिक्स, और उसके अंदर वो इम्प्लांट होते हैं। ठीक, तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी और उनकी एक सर्टेन लाइफ होती है, उसके बाद आपको रिप्लेस करना पड़ता है। जो सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट है वो ग्रो करते हैं, वो आपके अपने बालों की तरह होते हैं, आपकी अपनी रूट्स होती हैं, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया या बहुत ज़्यादा घनापन अगर अचीव करना है तो फिर सर्जिकल ट्रांसप्लांट उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं करता। सही, नया एक ट्रेंड आजकल ये भी है कि सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रांसप्लांट्स को मिला के भी किया जा सकता है अगर किसी का एरिया बहुत बड़ा है। जिस तरह फ्रंट हेयर लाइन होता है, जो फ्रंट एरिया है उसको ट्रांसप्लांट कर दें और पीछे का जो ज़्यादा बड़ा एरिया है उस पर नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट हम कर लें। तो ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना के डिपेंडिंग ऑन के डिफरेंट पेशेंट्स के लिए डिफरेंट चीज़ें सूट करेंगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर सोल्यूशन, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो सर्जिकल है, चाहे वो नॉन सर्जिकल है, हर एक के लिए हर सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको ये जरूर असेस कराएं कॉम्पिटेंट किसी पर्सन से, अथॉरिटी से, हेयर एक्सपर्ट से, कि आपको सूट क्या करेगा और आपकी डिमांड्स क्या हैं, उन डिमांड्स कौन सा सोल्यूशन पूरा ये करेगा। बहुत मैटर करता है कि आप जो आपके पास कस्टमर आ रहा है उसके डिमांड बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब मेल फीमेल दोनों हेयर ट्रांसप्लांट में
वाज़ेह फ़र्क क्या है जिससे जो है वो ज़रूर जो है किसी को भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हुए जाते हुए इस चीज़ को जो है वो देखना चाहिए? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट तो हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, स्पेशलाइज्ड सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो इसकी एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस हैं। हर सर्जन, हर स्किन स्पेशलिस्ट, हर डर्मेटोलॉजिस्ट, हर डॉक्टर नहीं इसके अंदर कॉम्पिटेंट। सही। डॉक्टर साहब, हम इसी पे बात करते हैं। एक हमारे साथ कॉलर मौजूद है, नबील जी। अस्सलाम वालेकुम नबील, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी नबील, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे आप? जी जी, सवाल बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे? उसका मैंने पूछा था, कोई ट्रीटमेंट बताया इन्होंने? अगर बताया है तो वो बता दें। सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बात कर रहे थे अभी शुरू में। सही, मैंने लेट ज्वाइन किया तो इसलिए मैंने पूछना था ट्रीटमेंट। सही सही। आप हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब ऑन एयर आपके सवाल का जवाब दें। सेबोरिक डर्मेटाइटिस बेसिकली स्किन कंडीशन है। इसका मेडिकेटेड शैम्पूज आते हैं निज़ोरिल के नाम से, केटाकोनाजोल 2% किसी भी ब्रांड का ले लें। हफ्ते में 2 दफ़ा वो लगा के 5 मिनट उसकी झाग लगी रहे सर पे, और फिर पानी से वॉश कर लें, फिर उसके बाद नॉर्मल शैम्पू यूज़ नहीं करना, तो उससे ये कंट्रोल हो जाएगा। बट अगर ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को चेक करवा लें। सही। लेकिन इमीडिएटली ये निज़ोरिल 2% यूज़ करना शुरू कर दें, आप मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, और आप बता रहे थे कि हर डर्मेटोलॉजिस्ट, हर जो है वो जिसके पास आप विजिट कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। इसमें पेशेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो वेरीफाई कर ले कि ये जो जिस डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रहा है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, वो प्रॉपर क्वालिफाइड इन हेयर ट्रांसप्लांट है कि नहीं। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ पे एक मिस जजमेंट और एक आप कह लें कि गलत अवेयरनेस लोगों में आ जाती है कि शायद डिग्री है, क्वालिफाइड है, लेकिन उस रेलेवेंट प्रोसीजर में क्वालिफाइड या ट्रेंड है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हर सर्जन नॉट नेसेसरीली कि हेयर ट्रांसप्लांट में ट्रेनिंग ली हो। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो सबसे टॉप मोस्ट इस वक्त क्वालिफिकेशन है वो तो अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी है। उसका चेक आप कर सकते हैं कि आपका सर्जन ने अमेरिकन बोर्ड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। उसकी साइट है abhrs.com, वहां जाके लिस्ट है, जाके चेक कर लें कि सर्जन वहां पे लिस्टेड है, उसने क्वालिफिकेशन अचीव की है कि नहीं। ABSHRS के बाद हमारी पाकिस्तान में एक अपनी सोसाइटी है, हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, hrsp.com.pk। वहां पे जो डॉक्टर्स उस सोसाइटी के मेंबर हैं वो जाके उनका नाम चेक कर सकते हैं कि उनका जिस डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रहे हैं वो HRSP सोसाइटी एक क्वालिफाइड बॉडी है जिसके अंदर सिर्फ अच्छे काम करने वाले डॉक्टर्स जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग हेयर ट्रांसप्लांट में ली हुई है वही मेंबर्स हैं उसके। तो hrsp.com.pk पे जाके आप कर सकते हैं। ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं तो abhrs.com पे जाके आप अमेरिकन बोर्ड की सर्टिफिकेशन देख सकते हैं। लेकिन जिसके पास अमेरिकन बोर्ड नहीं भी है और वो HRSP का मेंबर है तो वो भी एक मिनिमल लेवल ऑफ स्किल उसने शो की है तो वो मेंबर बना है। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात की आपने। यहाँ पे मैं नाज़रीन को भी यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो ये ज़रूर चेक कर लें कि ही और शी वो अपने उस फील्ड में स्पेशलिस्ट है या नहीं है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है ये। आप स्किन के साथ जो है बहुत मुश्किल हेयर ट्रांसप्लांट, परमानेंट रिजल्ट्स हैं, अगर खराब हो गए तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, साइड इफेक्ट की अगर हम इसकी बात करें तो साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट अगर तो पेशेंट सिलेक्शन करके किया जाए कि जिसके लिए वो सूटेबल है सर्जरी, उसमें किया जाए तो साइड इफेक्ट्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं हम 3 दिन 4 दिन के लिए, वो अगर वो ले रहे हैं तो इन्फेक्शन का भी 0% रिस्क है। सही। माइल्ड सी स्वेलिंग होती है 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, जिस तरह कोई भी आप सर्जरी कराएं तो सोजन आती है 2-4 दिन के लिए, वो खुद ही ठीक हो जाती है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। पेन का फैक्टर ऐसा जितना नहीं है, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होगी, जिस तरह आप दांत निकलवाने के बाद 2-4 घंटे आपको पेन किलर लेनी पड़ती है या पहली रात थोड़ी सी आपको डिस्कम्फर्ट स्टिफनेस रहती है, ऐसा कोई बड़ी सेफ सर्जरी है। अब तो पाकिस्तान में भी तकरीबन 15-20 साल से हो रही है। सही, और बड़े बड़े मशहूर लोगों ने कराई हुई है, पब्लिक फिगर्स ने कराई है, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। सही, यानी आपका इन शॉर्ट कहना ये है कि अगर आपके बाल नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपको भी डॉक्टर साहब ने बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं। इन तमाम बातों पर अमल करके आप अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए सिटी 42। मेहरबान